हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे गए सवाल यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। यहाँ पे जो सवाल आया है वो ज़्यादातर देख सकते हैं एग्जाम में पूछ भी चुका है और इस बार पूछने की संभावना पूरी तरह से है। वहीं सब हम क्वेश्चन को यहाँ पे ला सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे अगर इस पीडीएफ को आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप व्हाट्सअप करिए। इस नंबर पे आपको नंबर यहाँ पे शो कर रहा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहाँ पीडीएफ दे दिया जाएगा। और ये जो पीडीएफ जो होने वाला है बाबू, 2 तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हिंदी में लिखा हुआ है और इसके जस्ट नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, यानी कि जो पीडीएफ हमारा उपलब्ध होगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स उस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है वो क्या है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना और उसका एसआई मात्रक भी लिखना। एसआई मात्रक ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और उसका एसआई मात्रक लिखिए। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका। तो देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना करने वाले एक आवेश यानी कि Q और इनके बीच की दूरी जो होता है 2L के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, लिखा भी है, अर्थात रो इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये रो लिखा हुआ है, रो इक्वल टू Q इंटू का 2L, जो कि कह सकते हैं कि Q यानी कि एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे? तो एक आवेश और उनके बीच के गुणनफल के को हम क्या कहते हैं? बीच के दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव है जो कैसी राशि है? तो वो एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा क्या होता है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जाता है। क्या करता है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जाता है। और इसका एसआई मात्रक की बात बोला जाए तो क्या होता है? कूलम मीटर होता है। क्या होता है? तो कूलम मीटर होता है। ये हो गया तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देख पा रहे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 समान विद्युत आवेश के निकाय में विद्युत बल रेखा खींचना, यानी कि धनावेश विद्युत यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो समान विद्युत आवेश के निकाय की विद्युत बल रेखा खींचना, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे खींचा हुआ। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि खींचा हुआ है 2 धनावेश के लिए। एक यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्लस के लिए और एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए, दोनों के लिए देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ दोनों के लिए, यानी धनावेशित के लिए, सिर्फ धन विद्युत के लिए। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। बीच में एक पोल है जिसको ध्रुव भी कह सकते हैं, जो कि एन है। क्या है? एन है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इस चित्र में एन एक ऐसा बिंदु है जिसका कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही। ये जो एन एक ऐसी बिंदु है जिससे कोई भी बल रेखा नहीं गुजर रही है। ये सब देख सकते हैं इसके बगल बगल से बहुत सारे विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं गुजर रही है, लेकिन वहां से यानी कि एन बिंदु से एक भी रेखा नहीं गुजर रही। ठीक है, इसको उदासीन बिंदु भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी बिंदु नहीं गुजर रही है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उदासीन बिंदु भी कह सकते हैं। दोनों आवेश समान होने पर यह दोनों आवेश को ठीक मध्य में होता। जब दोनों आवेश समान हो, ये सब देख सकते हैं जितना ये है, ये दोनों आवेश जो है पॉजिटिव है, और जितना बल रेखा इसमें है जितना इसमें है, तो इसके बीच में एकदम बीच में जो होगा मध्य में होगा। कौन होगा? तो एन बिंदु जो है वो बीच में होगा। इस बिंदु पर विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से बनाता है कि किसी भी यहाँ पे जो वैद्युत क्या कहता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है? तो शून्य होता है।
ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप इसको बना करके भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ कि वैद्युत स्थिति में गॉस का प्रमेय लिखना। अब वैद्युत स्थिति में गॉस प्रमेय को लिखना। तो गॉस प्रमेय क्या है, तो देख सकते हैं गॉस के नियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह नियम है, यानी गॉस का नियम है जो वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। यानी कि वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण और उनके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता वो दोनों में संबंध स्थापित करता। क्या करता, संबंध स्थापित करता। इस नियम के अनुसार देख सकते हैं, नियम इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं कि किसी बंद तल से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। यानी Q इंटू का 1/ε0 ये होता है कूलॉम का नियम होता है। क्या होता है कूलॉम का नियम, क्या होता है कि किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश के मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, जो कि इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसको नीचे इस प्रकार से लिख देंगे तो थोड़ा नंबर फुल में फुल आपको मिल सकता। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, इसके उपयोग को लिखना, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ कि स्थिर विद्युत परिरक्षण, स्थिर विद्युत परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहर विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता। क्या कहता है यहाँ पे कि जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र, आंतरिक यानी अंदर की चार्ज क्षेत्र जो है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता। इसे फ्राइडे पिंजरा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्राइडे पिंजरा भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में फ्राइडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता। इस प्रक्रिया में जो ये प्रक्रिया होती है परिरक्षण, स्थिर विद्युत परिरक्षण प्रक्रिया जो होती है उसमें फैराडे पिंजरा जो है वो क्या करता है, बाहरी विद्युत क्षेत्र के कार्यान्वित को होने से रोक देता है। यानी बाहर से जो कार्य करता है उसे रोक देता है, जिसके आंतरिक क्षेत्र के कांस्टेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो अंदर में जो चार्ज होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसका जो उपयोग देख सकते हैं, इसका दो उपयोग क्या कि इस प्रक्रिया का उपयोग है नंबर 1 कि विद्युत उपकरणों में किया जाता है। सबसे पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत उपकरण में, और धातु के ट्यूब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका दो उपयोग देख सकते हैं, पहला कि विद्युत उपकरण में किया जाता है और दूसरा क्या है उपयोग कि धातु का ट्यूब बनाने में किया जाता है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लोग को क्या करता है, घुमाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे घूमना मत। लिखा हुआ है आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। यहाँ पे 3 आवेश दिया गया, Q1 दिया गया, Q2 दिया गया, माइनस में यानी नेगेटिव में Q3 दिया गया के पास रखे बंद सतह ABC पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का मान क्या होगा। तो कहता क्या है कि ऐसे जो स्थिति आते हैं तो कहता है कि इसके अंदर कुल फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, आखिर शून्य क्यों होगा, क्योंकि सतह के अंदर कुल चार्ज होता है जो क्या होता है, शून्य होता है। यानी किसी भी सतह के अंदर अगर कोई चार्ज पूछा जाए तो वो क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए इसका विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसको बना सकता है और 2 नंबर में भी पूछा गया क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होते, समझाए या क्यों। ये यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों, यानी कि वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होते हैं, क्यों, समझाइए। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि वायुमंडल विद्युत, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी वायुमंडल विद्युत है जिसमें क्या हम अध्ययन करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के सतह, वायुमंडल और आयोनोस्फीयर के बीच आवेश की गति को ग्लोबल एटमॉस्फेरिक और इलेक्ट्रिकल करंट
जानते हैं, ये दो चीज को जानते हैं उसके अंदर गति को, ठीक है। और फिर कहता है क्या कि वायुमंडल वैद्युत एक प्रकार का टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑटो एटमॉस्फेयर फिजिक्स, मेट्रोलॉजी और अर्थ साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता। यानी कि वैद्युत उदासीन वायुमंडल क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, फिजिक्स के बारे में, मेट्रोलॉजी के बारे में, अर्थ साइंस के बारे में, यानी हम हर एक चीज़ के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के वायुमंडल को हम वैद्युत उदासीन नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो हम हर एक वैद्युत के बारे में इससे हम जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये कभी वैद्युत उदासीन नहीं हो सकता। यानी वैद्युत उदासीन नहीं होता, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हम ये सब जो दिया गया है फिजिक्स और फिर क्या कहता है मेट्रोलॉजी, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस सब के बारे में जब हम ज्ञान पाते हैं, इसीलिए इसको हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और एसआई मात्रक लिखें। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें किसी सतह के हर बिंदु पर वैद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के लंब अभिलंब क्षेत्रफल सदिश के साथ तीव्रता सदिश के पास गुणनफल के वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी सतह के हर बिंदु पर वैद्युत तीव्रता परिभाषित हो तो सतह के अभिलंब क्षेत्रफल सतह के अभिलंब क्षेत्रफल सदिश के साथ तीव्रता सदिश के आपस गुणनफल ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं इसे कि वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक यहाँ पर देख सकते हैं और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, जब दोनों को हम गुणनफल करवाएंगे तो हमारा मिलेगा क्या, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। यानी कि वैद्युत क्षेत्र और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं। यानी अभिलंब यहाँ से कह सकते हैं क्षेत्रफल और तीव्रता यानी कि सदिश का गुणनफल, यानी कि क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका अगर एसआई मात्रक निकाला जाए तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी V बटे का M होता। और क्षेत्रफल यहाँ पे बोला गया तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर के कारण एक मीटर को काट दिया जाएगा तो इसका एसआई मात्रक क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर मिलेगा। यानी कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। यानी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। देख सकते हैं इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 ही, इसमें 7 VVI क्वेश्चन ही हम लेकर के आए थे, किस चीज़ का, तो फिजिक्स का। और भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे 2 नंबर का, कम से कम 50-60 क्वेश्चन हम लेकर के आप लोग के बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही 5-10 करके एक एक दिन करके अब पर डे आप लोग को क्लास दिया जाएगा। बीच में थोड़ा सा क्लास रुक गया था, इसका कारण ये था कि हम आप लोग का PDF रेडी कर रहे थे। ऑलरेडी फिजिक्स का आप लोग को 471 क्वेश्चन का रामबाण क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो तुम लोग को मिल चुका है, और जिसको नहीं मिला वो जल्द से जल्द ले लें और उस 471 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि इससे ज़्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव इस 475 से बाहर आएगा तब हमको बोलना, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसी 475 में से कोई 70 क्वेश्चन पूछने वाला, और तुमको बनाना कितना, मात्र 35 बनाना, और 70 इसी से पूछेंगे। तो जल्द से जल्द उसे याद कर ले, और जो अभी तक नहीं लिए हैं PDF वो जल्दी से जल्द PDF ले ले। PDF लेने के लिए कुछ नो पेमेंट, 1 रुपया भी पेमेंट नहीं लगा, सिर्फ इस पर व्हाट्सअप करें और पेमेंट ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और बहुत जल्द टेलीग्राम पे आप लोग का सेट चालू हम करने जा रहे हैं, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप से भी जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बस आज से कल के अंदर में ही आप लोग को केमिस्ट्री का भी रामबाण दे दिया जाएगा। यानी केमिस्ट्री का भी रामबाण दे दिया जाएगा, और 10 तारीख तक बायोलॉजी का भी रामबाण आ जाएगा। तो जल्द से जल्द
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।